Hello students, this is Sunil sir from Sardana Tutorials. Welcome to all my students. आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं मोस्ट अवेटिंग टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है ज्योमेट्री। बहुत बेहतरीन, बहुत बिंदास, ज़बरदस्त टॉपिक, मज़ा आ जाएगा। ऐसा टॉपिक जो आपको कवरेज भी बहुत ज़्यादा देता है। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो या सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो। सीजीएल में तो बहुत ज़्यादा कवरेज देता है मेंस एग्जाम में, सीएचएसएल में भी इसके क्वेश्चंस 2-3 पूछे जाते हैं, एमटीएस में भी पूछे जाते हैं। मींस ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त स्कोरिंग टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जिसके साथ आपका इंटरेस्ट अपने आप क्रिएट होगा। बस चीज़ें पता होनी चाहिए। शुरुआत में ही हम आपको बता दे रहे हैं कि पूरा का पूरा ये जो ज्योमेट्री टॉपिक है ये टोटली एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि थ्योरम्स पर बेस्ड है। थ्योरम्स, प्रमेय, थ्योरम्स छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, एक एक लाइन के, डेड लाइन के पॉइंट्स होते हैं, आधी लाइन के भी पॉइंट्स होते हैं, थ्योरम्स होती हैं जिनको हम थ्योरम्स नाम दे देते हैं। ठीक है, मैथ्स की लैंग्वेज में बस, बट आप उनको पॉइंट्स भी कह सकते हैं। वो पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं और अगर वो चीज़ें आपको पता हैं तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा। और एक बात आपको बताएं, सबसे कम वर्किंग वाला अगर कोई टॉपिक है तो यही है। ठीक है, बहुत कम वर्किंग। अगर आपको थ्योरम्स पर अच्छे से कमांड है तो वर्किंग इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना। अब बात आती है कि सर थ्योरम्स तो बहुत सारी संख्या में है, सैकड़ों की संख्या में थ्योरम्स हैं। क्या सैकड़ों की संख्या में जो थ्योरम्स हैं वो सारी की सारी हमें पता होनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन सैकड़ों थ्योरम्स पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। सैकड़ों की संख्या में थ्योरम्स जरूर हैं, बट उनमें से कुछ ही थ्योरम्स ऐसी हैं जिन पर घूम फिरकर हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो जो थ्योरम्स हैं उनकी संख्या 12 से 15 है। मतलब अगर आपको वो 12-15 थ्योरम्स पता है तो आप ये समझ लीजिए कि ज्योमेट्री के 95% तक क्वेश्चंस आप कवर कर लेंगे। हम 5% इसलिए छोड़ रहे हैं कि हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जो उस थ्योरम पर आधारित हो जो इन 12-15 थ्योरम्स के बाहर हों, इसलिए हमने 95% की बात करी है। तो बात समझ में आई कि अगर वो 12, 13, 14, 15 जो भी हैं, 12 से 15 तक हैं, अगर वो थ्योरम्स, इनको हम की थ्योरम्स भी बोलते हैं, मतलब ये थ्योरम्स अगर आपको पता है तो आपका ज्योमेट्री वाला पोर्शन बहुत बिंदास, बहुत मस्त होने वाला है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए हम पहले उन 12-15 थ्योरम्स की बात कर लेते हैं और इसके बाद असली जो आनंद आपको मिलने वाला है वो क्वेश्चंस में मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जब आपको थ्योरम्स पता होंगे और फिर जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे यूं चुटकियों में सॉल्व करेंगे, आपको मज़ा ना आ जाए तो कहना। आप कहोगे सर काश अगर पूरा पेपर ज्योमेट्री से ही बनता तो क्या बात होती सर, हमारा सिलेक्शन और भी आसान हो जाता। लेकिन बट समस्या वही है कि मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस मेंस में मिल जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें तो अदर भी होंगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं जिनको हमने नाम दिया है थ्योरम्स जिनको बोल रहे हैं, प्रमेय जिनको बोल रहे हैं। उनमें से पॉइंट वाइज हम एक एक करके आपको बताते जाते हैं। ध्यान से उनका स्टेटमेंट सुनिए। किसी भी थ्योरम में क्या होता है, उसका स्टेटमेंट होता है, बस उसका फिगर समझ लीजिए क्या बनता है, क्या मतलब होता है, और एक बार अगर समझ गए तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हम शुरुआत करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं। जैसे ये एक सेमी सर्कल है, एक पॉइंट, पहला पॉइंट है। जैसे ये सेमी सर्कल है, इस तरीके से सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त ऐसे बना होता है, ये अर्धवृत्त है। तो पॉइंट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पॉइंट ये है, थ्योरम ये है कि अर्धवृत्त पर बनने वाला प्रत्येक कोण, अर्धवृत्त पर बनने वाला प्रत्येक कोण, हर कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। The angle forms at semicircle always be right angled. The angle forms at semicircle always be right angled means अर्धवृत्त पर बनने वाला प्रत्येक कोण समकोण होता है। कैसे? देखिए ये अर्धवृत्त है, इस पर हमने ऐसे ये कोण बनाया, ऐसे ये कोण बना, तो ये कोण कितने का होगा बच्चों? 90 डिग्री का होगा। अगर हम ऐसे कोण ना बनाकर हम इस तरीके से ऐसे बना लें
ठीक है ना, तब भी ये कोण आपका क्या होगा 90 डिग्री का होगा। अगर ऐसे ना बनाकर हम इसको इस तरीके से बना लें तब भी ये कोण क्या होगा 90 डिग्री का ही होगा। तो अब बात समझ में आई, अब पॉइंट समझ गए कि अर्धवृत्त पर कैसे भी हम कोण बना लें, चाहे ऐसे बना लें, चाहे ऐसे बना लें, चाहे ऐसे बना लें, ये हर जगह से क्या होगा 90 डिग्री होगा। अर्धवृत्त पर बनने वाला कोण हमेशा क्या होता है समकोण होता है। ये थ्योरम ये एक थ्योरम आपकी कंप्लीट हो गई, एक पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट देख लीजिए क्या है। दूसरा पॉइंट है, जैसे ये कोई सर्किल है, इस तरीके से ये सर्किल है, इस सर्किल में हम कोई भी चतुर्भुज ऐसे कैसे भी बना लें, कैसे भी बना सकते हैं चतुर्भुज ऐसे। ये सर्किल का केंद्र है। अगर किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर होते हैं तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं बच्चों चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, इसको क्या बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है ना। और चक्रीय चतुर्भुज अगर है तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का, जैसे ये कोण और इसके सामने का ये कोण, इन दोनों का क्या होगा 180। या इसकी और इसकी बात कर लें तो इन दोनों का सम क्या होगा 180। अगर इनके नाम लिख लें ए बी सी और ये डी, तो एंगल डी और एंगल बी, एंगल डी और एंगल बी, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। इसी तरीके से एंगल ए और एंगल सी का, एंगल ए और एंगल सी का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। क्लियर। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया या दूसरी थ्योरम हो गई कि चक्रीय चतुर्भुज में इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑलवेज बी ऑफ 180 डिग्री। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग या सम्मुख कोणों का योग हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर है। जैसे ये और ये आमने सामने कोण है तो इसका और इसका सम क्या होगा 180। इसी तरीके से इसका और इसका सम क्या होगा 180 डिग्री। और चक्रीय चतुर्भुज बनता कैसे है, कैसे बनता है चक्रीय चतुर्भुज, जब उस चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर होते हैं। क्लियर है ना। तो इस तरीके से ये दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, चलिए जैसे ये कोई वृत्त है, ये कोई क्या है वृत्त है, ये वृत्त है और ये इस वृत्त का क्या है केंद्र है ओ, और ये इस वृत्त की जीवा है, मतलब कॉर्ड, इसको क्या बोलते हैं कॉर्ड, जीवा। और इस वृत्त के केंद्र से आप इस जीवा पर ऐसे लंब डाल देते हैं। ये एंगल क्या है 90 डिग्री, लंब मतलब ये एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। तो ये जो लंब डाला गया है इसके केंद्र से इस जीवा पर, ये इस जीवा को हमेशा दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। मीन्स जितना पोर्शन ये होगा उतना पोर्शन ये होगा। मीन्स किसी भी वृत्त के केंद्र से, किसी भी वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र ये, किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर, ये जीवा है, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सदैव दो समान भागों में विभाजित करता है। किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में विभाजित कर देता है। मतलब जितना पोर्शन ये होगा उतना ये होगा। अगर इस जीवा का नाम ए बी है और ये पॉइंट सी है तो जितना ए सी होगा उतना ही क्या होगा बीसी होगा। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। तो 3 थ्योरम्स आपकी कंप्लीट हो गई। बस इस तरीके के छोटे छोटे से पॉइंट हैं। चले, तो ये पॉइंट समझ में आ गया ना कि जब भी हम किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब अगर डाल देते हैं तो ये डाला गया लंब जीवा को हमेशा क्या करता है समान दो भागों में विभाजित करता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 4। जैसे ये कोई वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की ये स्पर्श रेखा इस तरीके से जा रही, स्पर्श करते हुए जा रही, मतलब ये स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा इसको ऐसे या केंद्र से मिलाते हैं तो ये रेडियस होगी। तो किसी भी वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा इसकी त्रिज्या क्या हमेशा क्या होती है लंबवत, मतलब ये एंगल हमेशा क्या होगा 90 डिग्री। अगर हम ये स्पर्श रेखा इधर ना बना के हम मान लो इस स्पर्श रेखा इस तरीके से ऐसे बना दें तब
इस तरीके से ऐसे मिला दें तब भी क्या होगा, ये एंगल हमेशा क्या होगा 90 डिग्री। ये हम स्पर्श रेखा ऐसे ले आए तब इस तरीके से अगर हम मिला दें तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। मीन्स यहाँ से एक थ्योरम ये निकल के आई कि किसी भी वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा, किसी भी वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा इसकी त्रिज्या के हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। किसी भी वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा, कोई भी स्पर्श रेखा आप ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, ये ले लो और भी बना लो, वो हमेशा रेडियस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ऑल द टेंजेंट्स ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियाई। ऑल द टेंजेंट्स, टेंजेंट्स मीन्स स्पर्श रेखा, ऑल द टेंजेंट्स ऑफ ए सर्किल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियाई। मीन्स किसी भी वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा इसकी त्रिज्या के सदैव क्या होती है, लंबवत होती है। क्लियर? तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, जैसे ये कोई वृत्त है, इस तरीके से ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त के केंद्र पर हमने कोई कोण ऐसे बनाया, ऐसे कोई कोण बनाया, ये कोण बन रहा है, ठीक है ना। और इन्हीं पॉइंट्स को लेकर इसकी परिधि पर हम कोई कोण बना लें, कैसे भी बना लें, चाहे ऐसे बना लें, ये कोण बना इन्हीं पॉइंट्स को लेकर, तो जितना कोण ये होगा उसका ये दोगुना होता है। अगर ये थीटा है तो ये हमेशा क्या होगा 2 थीटा। और अगर ये कोण हम ऐसे ना बनाकर हम इधर ऐसे बना लें इस तरीके से, तब भी बच्चों अगर ये 2 थीटा है तो ये क्या होगा थीटा, या ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। मतलब यहाँ से पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से पॉइंट निकल के ये आ रहा है कि किसी भी वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण, किसी भी वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण इसकी परिधि पर बने हुए कोण का हमेशा क्या होता है, दोगुना होता है। किसी भी वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण, ये वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण इसकी परिधि पर बने कोण का हमेशा दोगुना होता है। पॉइंट जैसे इन पॉइंट से यहाँ पर 2 थीटा बन रहा है तो यहाँ पर इन्हीं पॉइंट से क्या बनेगा थीटा, या ये थीटा है तो ये क्या बनेगा 2 थीटा। इसी तरीके से ये थीटा है तो ये क्या होगा 2 थीटा। इसी तरीके से इसको हम इधर अगर एंगल को बनाना चाहें ऐसे बना लें तब भी बन जाएगा ये। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा 2 थीटा। तो ये तीसरा और नेक्स्ट पॉइंट जो 5th पॉइंट था वो क्या निकल के आया बच्चों, कि किसी भी वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण इसकी परिधि पर बनने वाले कोण का हमेशा क्या होता है, 2 गुना होता है। मीन्स अगर यहाँ पर 10 डिग्री का एंगल बन रहा है तो डेफिनेटली उसके केंद्र पर 20 डिग्री का बनेगा, या यहाँ पर 20 डिग्री का बन रहा है तो ये वाला एंगल या ये वाला एंगल या ये वाला एंगल हमेशा क्या होगा, क्या होगा, उसका आधा होगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके के पॉइंट्स और थ्योरम्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 6 नंबर। जैसे ये एक वृत्त है, इस वृत्त में हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं और इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। 2 पार्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये सेंटर से होकर जाए, ये सिचुएशन भी बन सकती है। तो चाहे इससे डिस्कस कर लो, चाहे इससे डिस्कस कर लो। अब देखिए, इस यहाँ पर एक वृत्तखंड ये हो गया, एक वृत्तखंड ये होगा। तो इस वृत्तखंड पर जितने भी आप कोण बनाएंगे, जैसे ये कोण अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। इसी तरीके से अगर ऐसे कोण बना लें तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो किसी भी वृत्त के किसी भी एक खंड में जितने भी कोण बनाए जाते हैं या जितने भी कोण बन सकते हैं, उन सभी का जो माप होगा, मेजरमेंट होगा, वो सेम होगा। इसी तरीके से अगर हम नीचे वाले पोर्शन में बात करें तो जितना जैसे ये एंगल बना, अगर ये थीटा है तो बच्चों इस तरीके से अगर एंगल बनाएंगे तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ से पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि किसी एक वृत्तखंड में या किसी भी वृत्तखंड में निर्मित, किसी भी वृत्तखंड में निर्मित सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। किसी भी वृत्तखंड में निर्मित सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे फिर से समझ लीजिए, हमने इस वृत्त को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसे एक ऊपर का खंड हो गया, एक नीचे का। तो इस ऊपर वाले खंड में जितने भी कोण आप ऐसे ऐसे बना लो, ऐसे जितने बना वो सभी सेम मेजरमेंट के होंगे। इसी तरीके से नीचे वाले में अगर देखें तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, इस तरीके से। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये कोण अगर थीटा है तो बच्चों ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। इसी तरीके से नीचे की बात करें, अगर ये कोण आपका थीटा बन रहा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा ही होगा।
मतलब किसी भी वृत्तखंड में जितने भी कोण बनाए जाएंगे वो सेम मेजरमेंट के होंगे। एक ही वृत्तखंड में निर्मित सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों बात समझ में आ रही है, कितने बढ़िया बढ़िया से, बस ये थ्योरम्स आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, देखिए नेक्स्ट थ्योरम हमारी है, जैसे एक ये वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त का ये केंद्र है, इसकी एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, इस जीवा का नाम है ए बी, इस जीवा का नाम है सी डी, और इनको आगे ऐसे बढ़ाया जाए, आगे ऐसे बढ़ाओ तो ये कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगे। सपोज इस पॉइंट पर ये मिल गए, ये मिलने का पॉइंट क्या है, पी है। एक वृत्त है, इस वृत्त की एक जीवा है ए बी, एक जीवा है सी डी, इनको आगे बढ़ाने पर ये किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, पी पॉइंट पर ये मिल रही हैं। तो ऐसे में एक होता है ए बी, नो सॉरी, ए पी इंटू बी पी, ए पी इंटू बी पी बराबर होगा पी सी इंटू पी डी, बराबर क्या होगा, पी सी इंटू पी डी। बात समझ में? जैसे इसकी बात करें तो यहाँ ए पी ये इंटू ये बराबर होगा ये इंटू ये, ए पी इंटू बी पी इक्वल पी सी इंटू पी डी, ये थ्योरम है। कैसे समझ में आ गया कि कोई भी वृत्त है, इस वृत्त की एक जीवा है ए बी, दूसरी जीवा है सी डी, इनको बढ़ाने पर अगर ये किसी बाहर वृत्त के बाहर किसी पॉइंट पी पर अगर ये मिल रही एक दूसरे को, तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ए पी इंटू बी पी इक्वल क्या होगा, पी सी इंटू पी डी। क्लियर है? इस तरीके से ये आपका ये पॉइंट भी आपका क्या हो गया, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं 8। अगर कोई ट्रेंगल है, कोई भी ट्रेंगल है, चाहे ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो ट्रेंगल, चाहे ऐसे ले लो ट्रेंगल, कैसे भी ट्रेंगल ले लो, इन ट्रेंगल में जैसे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, है ना, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180। मतलब यहाँ पर चाहे ये त्रिभुज ले लें, चाहे ये त्रिभुज ले लें, चाहे ये त्रिभुज ले लें, या और भी कोई आप त्रिभुज बना सकते हैं, कैसा भी त्रिभुज बना लीजिए, कैसा भी ट्रेंगल बना लीजिए, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, ऑप्टिस एंगल, राइट एंगल, कैसे भी बना लीजिए, बट एक चीज बिल्कुल श्योर है कि सभी कोणों का योग हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चले नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमने कोई भी ये ट्रेंगल ऐसे बना लिया, इस ट्रेंगल, ठीक है, ये हमारा ट्रेंगल है। तो इस ट्रेंगल में आप ये देखिए, जैसे ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, हमारा सी है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा दें इस तरीके से, तो ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, बहिष्कोण कहलाता है। और थ्योरम ये कहती है कि किसी भी त्रिभुज में, चाहे जैसा भी त्रिभुज आप बना लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि हमने ऐसे बनाया, आप कैसा भी त्रिभुज बना लीजिए, किसी भी त्रिभुज में कोई भी बहिष्कोण, जैसे यहाँ पर बहिष्कोण हमने ये लिया, उसके शेष दो अंतःकोण, शेष कौन बचा, अगर सी ए हो गया तो शेष दो कौन बचे, ए और बी, ये और ये। तो किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। मतलब जैसे यहाँ पर अंतःकोण क्या बन रहे हैं, अंदर अंदर ए और बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल क्या होगा, एंगल सी। तो यहां से पॉइंट क्या निकल के आया कि किसी भी त्रिभुज में कोई भी बहिष्कोण, कोई भी बहिष्कोण का मतलब आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई भी बहिष्कोण उसके शेष दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अगर बहिष्कोण के रूप में हमने सी की जगह ए को ले लिया होता तो फिर हमारे अंतःकोण कौन कौन बचते, बी और सी बचते, ठीक है। अगर आप एक लेंगे, जो भी आप बहिष्कोण के रूप में एक लेंगे तो दो शेष बचेंगे, वो दो जो शेष होंगे उनका योग बहिष्कोण के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जैसे ये था, अभी अगर इसको हम ऐसे बना लेते हैं इस तरीके से, सपोज थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और इसको ऐसे बढ़ा देते, इसको ऐसे इस तरफ बढ़ा देते, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ठीक है। तो बहिष्कोण यहाँ पे बी बन रहा था, ये बी पर है, तो ऐसे में क्या हो जाता,
इसका और इसका सम हो जाता, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल क्या हो जाता है, एंगल बी। वही बात है कि नहीं, मतलब बहिष्कोण जो होगा वो शेष अंतःकोण, यहाँ पर बहिष्कोण के रूप में बी को लिया है, तो बी इक्वल क्या हो जाएगा, अंतःकोण कौन कौन बचे, ए और सी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल क्या होगा, एंगल बी। तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो ये पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, क्या थ्योरम निकल के आ रही कि किसी भी त्रिभुज में कोई भी बहिष्कोण उसके शेष दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है जैसे एक ये कोई ट्रायंगल लिया हमने, ये ट्रायंगल लिया, ठीक है, और इस ट्रायंगल में ये ए है, ये बी कोण है, ये सी कोण है। अब इस कोण बी का, इस कोण बी का और इस कोण सी का अर्धक एंगल बाइसेक्टर ऐसे लिया तो ये ऐसे जाएगा, इस कोण सी का एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो ये ऐसे जाएगा। किस पॉइंट पर, देखो इस पॉइंट पर मिलना है, मान लो ये पॉइंट ओ है, तो इस जगह जो एंगल ये बनेगा, ये एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, ये एंगल ए बाई 2। बात समझिए, कोई भी ट्रायंगल है, जैसे यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी हमने लिया है, तो यहाँ पर एंगल बी का हमने एंगल बाइसेक्टर मतलब कोणार्धक, कोण को आधा करते हुए जो लाइन जा रही है कोणार्धक लिया, एंगल सी का कोणार्धक लिया, ये इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, ओ पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट पर ये जो एंगल बनेगा मीन्स एंगल बी ओ सी, ये एंगल कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, जितना भी ये एंगल है उसका आधा, 90 डिग्री में उसका आधा ऐड कर देंगे तो एंगल बी ओ सी निकल आएगा। तो 10th जो थ्योरम है या 10th जो पॉइंट है वो क्या भी बता रहा है कि कोई भी अगर ट्रायंगल है उसमें उसके दो कोणों का हमने कोणार्धक लिया, एंगल बाइसेक्टर लिया, उनको आगे बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट पर बनने वाला कोण हम कैसे निकालेंगे, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंगल बी ओ सी इक्वल क्या होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर इन पॉइंट्स का हम लोग को इस्तेमाल करना है, कैसे क्या करना है। तो अब देखो कितना कितना बढ़िया सेक्शन चल रहा है, कितना आसान सा सेक्शन है। आपको देख के लग रहा होगा पूरा बोर्ड भर गया, आप सोच रहे हैं, लेकिन कितने बिंदास पॉइंट निकल के आ रहे हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें यहाँ पे आ रही है ना, बहुत आसान है। अगर एक बार सच बता रहे हैं आप, एक बार मेरी कही हुई बातों को जैसे अभी हम समझा रहे हैं, अगर इधर एक बार भी ईमानदारी से समझ लेंगे तो कभी भी ये पॉइंट आपसे गड़बड़ नहीं होंगे और ज्योमेट्री का क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो इतने यहाँ पर अभी हमने 10 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, 10 थ्योरम्स हमने डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं कि बहुत बहुत बेहतर तरीके से ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने कुछ और पॉइंट्स की, कुछ और थ्योरम्स की। ओके बच्चों, चलिए अभी आपने देखा कि हमने 10 थ्योरम्स यहाँ पर आपको बताएं, एक्सप्लेन करें, उनका स्टेटमेंट बताया, उनका डायग्राम बना के दिखाया। उम्मीद करते हैं कि वो 10 की 10 थ्योरम, वो 10 पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे और दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ भी गई होंगी चीज़ें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। पॉइंट नंबर 11 या थ्योरम नंबर 11 देखते हैं। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मीन्स ये एंगल आपका क्या है, 90 डिग्री है। ये है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। अगर इस ए सी पर हम कोई पॉइंट इस तरीके से ले लें और इसको इस तरीके से ऐसे मिला दिया जाए, ठीक है, तो इस ट्रायंगल ए बी सी में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है बी डी, है ना। तो ये जो बी डी है, बी डी की लेंथ क्या आएगी, बी डी इक्वल हमेशा होगा अंडर रूट बी डी, इसकी जो लेंथ होगी ये इक्वल होगा अंडर रूट ए डी इंटू सी डी, ए डी इंटू सी डी। बात समझ में, ये आपका थ्योरम है। क्या है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें एंगल बी 90 डिग्री है, बी पर ये राइट एंगल्ड है और इसके डायगोनल मतलब विकर्ण पर कोई एक पॉइंट हमने डी ले लिया है, तो ये जो बी डी है, बी डी की लेंथ कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ए डी इंटू
CD। ये बात समझ में आ गई, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये था आपका नेक्स्ट पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। एक कोई ट्रायंगल हम लोग लेते हैं इस तरीके से, ABC, ये हमारा क्या है, कोई ट्रायंगल है ABC, ये कोई ट्रायंगल है। यहाँ पर एक काम करते हैं, एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल A का बाइसेक्टर इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है। इस ट्रायंगल ABC में एंगल A का हमने बाइसेक्टर लिया जो कि यहाँ पर आ रहा है, इसका नाम लिख लेते हैं AM। ये एंगल बाइसेक्टर है। अब इस पॉइंट A से हम इस पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लंब डालते हैं ऐसे, मतलब ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ऐसे लंब डाला। ये एंगल क्या है बच्चों, 90 डिग्री। इस पॉइंट का नाम है N। अगर ये सिचुएशन बनती है कि ट्रायंगल ABC है जहां पर एंगल A का बाइसेक्टर अपोजिट साइड मतलब BC के पॉइंट M पर मिलता है और यहाँ से हमने एक लंब डाला हुआ है जो कि N पर मिलता है, तो ऐसे में जो एक एंगल बन रहा है MAN, ये वाला एंगल अगर निकालना है तो क्या होगा, एंगल MAN, ये कैसे निकालेंगे, तो एंगल MAN होगा, एंगल MAN ये होगा एंगल B माइनस एंगल C का हाफ। एंगल B माइनस एंगल C का हाफ मीन्स इस एंगल और इस एंगल का जो डिफरेंस होगा उसका हाफ होगा। क्लियर है, एंगल B और एंगल C के डिफरेंस का हाफ होगा। फिर से समझिए, अगर ABC कोई एक इस तरीके से ट्रायंगल हमने लिया जहाँ पर एंगल A का बाइसेक्टर यहाँ पर अपोजिट साइड के पॉइंट M पर मीट कर रहे हैं और A से ही हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है अपोजिट साइड पर जो कि AN है, तो ऐसे में अगर हमें ये निकालना है कि एंगल MAN ये वाला एंगल कितना हो, MAN ये वाला एंगल कितना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, एंगल MAN इक्वल होता है एंगल B माइनस एंगल C का हाफ, 1/2 ऑफ एंगल B माइनस एंगल C। तो है ना, बहुत अच्छे पॉइंट, बहुत अच्छे थ्योरम्स हैं ये, ठीक है ना, तो समझ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 30। कोई एक ट्रायंगल है इस तरीके से ABC, ये कोई ट्रायंगल है। ए की ये अपोजिट साइड B से यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पर ऐसे मिला दिया, तो ये मिड पॉइंट पर अगर मिल रहा है तो ये D, ये मीडियन कहलाता है। मिड साइड के मिड पॉइंट पर मिलता है तो मीडियन होगा। ये क्या हुआ, मीडियन। यहाँ से ले तो ये मीडियन क्या हो गया, BE, ये मीडियन है, ये मिड पॉइंट हुआ। और ये क्या हुआ, CF, है ना, ये भी मिड पॉइंट है। हमेशा ध्यान रखना, मीडियन का मतलब है अपोजिट साइड के वो मिड पॉइंट पर मिलेगा। अगर ये मीडियन है तो जाहिर सी बात है ये जो D पॉइंट होगा वो BC का मिड पॉइंट होगा, और ये मीडियन है तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, और अगर ये मीडियन है तो ये F का ये इस साइड का मिड पॉइंट होगा। और ये तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर मिलती हैं इस पॉइंट को G नाम देते हैं और इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। हिंदी में कहते हैं केंद्रक। इस ट्रायंगल का केंद्रक क्या बोलते हैं, केंद्रक, सेंट्रॉइड। किसी त्रिभुज में 3 मीडियंस होती हैं, एक मीडियन ये, एक मीडियन ये, एक मीडियन ये, 3 मीडियंस होती हैं। और ये जो मीडियंस उस ट्रायंगल के अंदर कट करते हैं, जिस पॉइंट पर कट करती हैं उस पॉइंट को हम उस ट्रायंगल, उस त्रिभुज का क्या कहते हैं, केंद्रक या सेंट्रॉइड कहते हैं, और इसको हमेशा G से प्रेजेंट करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये अगर ये केंद्रक है G, तो इस G पॉइंट पर हर मीडियन, जैसे इस मीडियन की बात करें 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड होती है, ये पार्ट 2 है तो ये 1 होगा। इसकी बात करें तो ये 2 होगा और ये क्या होगा, 1। इसकी बात करें तो ये 2 पार्ट होगा और ये क्या होगा, 1। मतलब किसी ट्रायंगल में जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है। और सेंट्रॉइड पर हर मीडियन, किसी भी ट्रायंगल की मीडियंस की अगर बात करें तो सेंट्रॉइड पर मीडियन का जो कट करने का रेशियो होता है वो हमेशा 2:1 होता है। मीडियन
सेंट्रॉइड पर किस रेशियो में कट करती हैं? मीडियन कट्स एट सेंट्रॉइड इन द रेशियो 2:1। ये हमेशा ध्यान रखना, 2:1 के रेशियो में कट करेंगे। क्लियर है? तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल हो गया। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। अब यहां से हम एक मीडियन ले लेते हैं, इस मीडियन का नाम है ए एम, और एक मीडियन हम यहां से ले लेते हैं, इस मीडियन का नाम है सी एन। इसका नाम क्या है? सी एन। ट्रायंगल ए बी सी में बी पर राइट एंगल बन रहा है, मीन्स बी राइट एंगल्ड है। ए एम क्या है? मीडियन है। ए एम क्या है बच्चों? मीडियन है, माध्यिका है। और इधर सी एन भी क्या है? मीडियन है। और अगर ये दोनों मीडियन हैं, ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है, तो ऐसे में 4 टाइम्स इस मीडियन का स्क्वायर मीन्स ए एम स्क्वायर प्लस इस मीडियन का स्क्वायर सी एन स्क्वायर इक्वल क्या होगा? 5 टाइम्स ऑफ इसका हाइपोटेन्यूस ए सी स्क्वायर, 5 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर। ये थ्योरम है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फिर से समझ लीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जो कि बी पर राइट एंगल है, एक मीडियन है ए एम, दूसरी मीडियन है सी एन। तो ऐसे में 4 टाइम्स इन मीडियंस के स्क्वायर का सम का 4 टाइम्स इक्वल होता है 5 टाइम्स इसके हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होता है। बहुत बहुत बढ़िया से पॉइंट्स चल रहे हैं, बहुत बढ़िया से थ्योरम्स है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर सेशन चल रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ये क्या है? ट्रायंगल है ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल है। इस पॉइंट का नाम है 15। इसकी साइड ए बी को आगे अगर बढ़ाया जाए इस तरीके से ऐसे, और इस साइड को ऐसे आगे बढ़ाया जाए, और फिर इस एंगल बाइसेक्ट किया जाए ऐसे, ये एंगल बाइसेक्ट किया गया ऐसे। इसी तरीके से इस एंगल का बाइसेक्ट किया जाए इस तरीके से, तो ये आगे बढ़ाने पर ऐसे कुछ इस पॉइंट पर मिलेंगे। ये पॉइंट अगर है O, तो ऐसे में एंगल BOC क्या होगा? ऐसे में एंगल BOC होगा 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। ये जो भी एंगल है उस एंगल का आधा। तो एंगल BOC इक्वल क्या होगा? 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। तो देखा आपने। फिर से समझ लीजिए क्या सिचुएशन बन रही है। ट्रायंगल ABC है, इसमें साइड AB को आगे बढ़ाया गया, इसमें साइड AC को आगे बढ़ाया गया। फिर ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल का बाइसेक्टर, और इधर ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल का बाइसेक्टर्स को आगे बढ़ाया, और इन बाइसेक्टर्स को आगे बढ़ाने पर ये पॉइंट O पर एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट पर बनने वाला जो एंगल होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे? एंगल BOC इक्वल क्या होता है? 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। ठीक है ना? तो ये आपके 15 पॉइंट्स हो गए जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और वही अभी हमने शुरुआत में बोला था कि अगर ये 12-15 पॉइंट्स, 12-15 थ्योरम्स आपको याद हैं, ये अच्छे से समझ लिए, आप यकीन मानिए ज्योमेट्री का 95% पोर्शन आप बिल्कुल कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं कोई इश्यू नहीं होगा। और जिस तरीके से हम यहाँ पर पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, थ्योरम्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्टेटमेंट बार बार रिपीट कर रहे हैं, फिगर बना के आपको दिखा रहे हैं, लिख दे रहे हैं रिजल्ट उसका जो भी है, तो इससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल रही होगी और बहुत आसानी से ये आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो रहा होगा। ठीक है, चले अब कुछ चीज़ें और जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो और बता दें। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जेड से बना है, तो ऐसे में जितना एंगल ये होता है बच्चों उतना ही एंगल ये होता है, और इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल। जहां पर भी जेड शेप मिले, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो और इस तरीके से हो, तो जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये बनेगा। मीन्स अगर ये एंगल थीटा, तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा।
इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। दूसरा, इस तरीके की सिचुएशन x मिले तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। अगर ये एंगल आपका थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, एकांतर कोण। इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना। एक और इस तरीके से अगर ऐसे कभी मिलता है आपको, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, सीढ़ी टाइप पे बन रहा है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल बच्चों ये होगा, या जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा। इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल। इसको क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमेशा ध्यान रखना कि जेड शेप में अगर मिले, ध्यान रखना, आसान सा तरीका बता रहे हैं, जेड शेप में एंगल्स बराबर होंगे, एक्स वाले में ये एंगल्स बराबर होंगे, और इधर सीढ़ी टाइप में अगर बन जाए, जैसे ये सीढ़ी है और ये डंडे लगे हुए, तो जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये होगा। मीन्स अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा, थीटा। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ये दो तीन चीजें और भी ध्यान रखनी है आपको। क्या, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपने देखा कि हमने वो आपको 15 थ्योरम्स जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो वो 15 थ्योरम्स और फिर ये छोटी छोटी एक दो बातें जो एंगल से रिलेटेड थी वो हमने आपको बताई। तो इस सेशन में यहाँ तक की जितनी भी बातें हुई वो बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन अंदाज में, बहुत मस्त तरीके से, बेहतरीन, मज़ा आ गया भाई। ऐसे अगर सब कुछ रहा तो क्या कहने, वाओ, वंडरफुल, इस तरीके के शब्द आपके अंदर से निकलने लगेंगे। और बस हम यही चाहते हैं कि आप इसी तरीके से चीज़ों को सीखें। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जो 15 पॉइंट्स और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमने बताई वो आपने बहुत अच्छे से सीख ली। बस क्या है, हर थ्योरम में एक दो बार क्या करना है, उसका स्टेटमेंट पढ़ लेना है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उसका यूज समझ लो, या फिगर जो बना रहे हैं उसका मतलब समझ लो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, ज्योमेट्री कभी आपको परेशान नहीं कर सकती। ज्योमेट्री सच में बहुत बहुत आसान पोर्शन होता है और बहुत स्कोरिंग पोर्शन होता है और बहुत कम टाइम लगने वाला पोर्शन होता है, अगर चीज़ें हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर ली। तो एक बार फिर से आपसे कहते हैं कि ये जो पॉइंट्स 15 बताए हमने, इनको बच्चों एक बार मेरे कहने पर सीरियसली पढ़ लेना, एक बार चीज़ों को रिकॉल कर लेना, मज़ा ना आए तो कहना। सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में घुस जाएंगी कि हटाने से ही, धक्का मार के, लड़ाई झगड़ा करके भी निकालना चाहोगे ना, तो ये इतनी ऐसी हो जाएंगे, ये कहेंगे नहीं भाई हमको निकालो नहीं, हम बहुत बहुत आपसे लगाव रखते हुए आए हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, प्लीज़ हमको मत निकालो, ये इस अवस्था में पहुंच जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चंस जब डिस्कस होंगे तो अपने आप इन थ्योरम्स का जो यूज है, रिलेवेंसी है, वो और आपको क्या हो जाएगी, क्लियर होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चंस क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए उतने सारे पॉइंट्स डिस्कशन के बाद, छोटी छोटी चीज़ें पॉइंट्स के बाद जो और भी डिस्कस हुई थी, उन सब के बाद अब हम लोग यहाँ पर सीधे बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो आपके सामने दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एक क्वेश्चन ये लिखा है, एक क्वेश्चन ये लिखा है ना। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। देखिए एक बात पहले से दिमाग में बैठा लो कि ज्योमेट्री में बहुत बारी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिनके फिगर देख के ही हमें डर लगने लगता है। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है सर, इतनी आसानी से, इतना ईजीएस्ट वे में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। बस देख के डरना मत, परेशान मत होना कि इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिया है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या मतलब वो कैसे, बहुत लेंदी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए देख, जैसे ही इन दो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे आप खुद समझ जाएंगे कि जो बात हम कह रहे हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट है कि नहीं है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, ए बी ये सी डी है, और एक चीज़ यहाँ पर ये मेंशन करी गई कि ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये जो ए बी लाइन है और ये जो सी डी लाइन है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये निशान पैरेलल का होता है, समांतर का, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है।
इसके बाद ये इस तरीके से बनाएगा। ये एंगल बच्चों 110 डिग्री गिवन है, ये 14 डिग्री गिवन है और ये 67 डिग्री गिवन है। तो पूछ रहा है फाइंड एंगल CDO। CDO मतलब ये जो एंगल है इस तरीके से CDO, ये वाला एंगल कितना होगा। तो देखिए बच्चों बहुत बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए ये लाइन और ये लाइन बच्चों क्या है, पैरेलल। एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम आगे ऐसे बढ़ा देते हैं और इस लाइन को भी हम थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा के ले आते हैं। बढ़ाइए इस तरीके से। तो अगर ये लाइन और ये लाइन AB और CD पैरेलल थी तो इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये पूरी लाइन भी तो एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुई कि नहीं हुई, बताओ। इतनी बात क्लियर। मीन्स ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल, समांतर हो गई। और अभी हमने एक पॉइंट और भी तो बताया था कि अगर कोई दो लाइन से ऐसे पैरेलल हो, इस तरीके से ऐसे जा रहा है, वही सीढ़ी वाला स्ट्रक्चर तो बताया था इस तरीके से कि जितना एंगल ये होता है उतना एंगल ये होता है। तो अगर ये एंगल बच्चों 110 डिग्री है, 110 डिग्री, तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होगा, 110 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। अगर इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ा दिया और ये लाइन ऐसे बराबर से कट करते हुए जा रही, तो अगर ये एंगल 110 डिग्री है तो डेफिनेटली इट विल बी ऑफ 110 डिग्री होगा। चले, तो ये 110 डिग्री, तो ये भी 110 डिग्री। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल में। अब इस ट्रायंगल में देखो बच्चों, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बना है। इस ट्रायंगल में देखो, एक पीछे हमने पॉइंट बताया था, थ्योरम बताई थी कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, बहिष्कोण होता है, वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर ये आपका 110 डिग्री, ये 14 डिग्री, 14 डिग्री है और ये एक्सटीरियर बन रहा है कि नहीं। अगर हम इतने ट्रायंगल को देखें, यहाँ से ये ऐसे ऐसे इतना ट्रायंगल देखें तो ये एक्सटर्नल एंगल बन रहा है कि नहीं, बहिष्कोण बन रहा है कि नहीं। और ये जो बहिष्कोण है वो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा कि नहीं। देन एंगल CDO, देन एंगल CDO मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, इसके और इसके सम के बराबर होगा। मीन्स 110 डिग्री प्लस 14 डिग्री मीन्स 124 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल CDO हमारा कितना आ गया, 124 डिग्री। समझ में आया क्या हमने किया है, फिर से एक बार समझ लो। इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया, इस लाइन को आगे बढ़ाया, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और दोनों पैरेलल लाइंस को कट करते हुए कोई लाइन ऐसे जा रही, तो अगर ये एंगल 110 डिग्री है तो ये एंगल भी बच्चों क्या होगा, 110 डिग्री होगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। क्लियर। अब जब हमें ये पता चल गया कि ये एंगल 110 डिग्री है, तो अब इस ट्रायंगल की हम अगर हम बात करें तो इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल, ये बहिष्कोण बन रहा है और बहिष्कोण क्या होता है, अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर इंटरनल एंगल्स क्या हैं, 110 डिग्री और 14 डिग्री, इस तरीके से। तो 110 डिग्री और 14 डिग्री, तो एंगल CDO ये क्या निकल के आ गया, 124 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए इसको करने का दूसरा तरीका क्या था, सेकंड वे क्या था। अगर हम इस तरीके से ना करें तो दूसरा भी तरीका है। देखिए त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180, जिसमें से ये 110 डिग्री पता है, ये 14 डिग्री पता है, तो ये एंगल हम पता कर सकते हैं ना। 180 में अगर इसको और इसको हटा दें तो ये एंगल निकल आएगा। तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 110 डिग्री प्लस 14 डिग्री, कितना हो गया, 180 माइनस 124, तो कितना हो जाएगा, 56 डिग्री हो गया। मीन्स ये एंगल हमको पता चल गया कितना आ गया, 56 डिग्री। बच्चों ये 56 डिग्री हो गया। और अगर ये एंगल 56 डिग्री है और ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, और स्ट्रेट लाइन पर किसी भी पॉइंट पर जो भी एंगल बनता है वो 180 होता है। मीन्स यहाँ पर जो एंगल बनेगा यहाँ से लेकर ये कितना होगा, 180 होगा कि नहीं। और अगर यहाँ से यहाँ तक ये 180 है, ये 180 है, तो ये एंगल कितना होगा, अगर उसमें से 180 में से हम ये 56 हटा दें तो ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये एंगल CDO एंगल कितना आ जाएगा बच्चों, एंगल CDO आ जाएगा आपका 180 माइनस 56, तब भी क्या आ जाएगा, 124 डिग्री। तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लो। आपको जैसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता हो, जैसे ज़्यादा आसान लगता हो, आप वो चीज़ अपने लिए बना कर रखो। तो ये तरीका भी बहुत आसान है और ये तरीका भी बहुत आसान है कि नहीं है।
भाई स्ट्रेट लाइन पर, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट पर एंगल देखें तो ये एंगल हमेशा क्या होता है 180, ऐसे देख लें तो ये एंगल क्या होता है हमेशा 180। तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो अब बात समझ में आ गई। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं बहुत बिंदास तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या शो किया गया है, एक सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर बच्चों क्या है, O है, ये AB है, ये एंगल AEB 64 डिग्री दिया है और एंगल ODC ये एंगल 44 डिग्री दिया है। और ये जो डॉटेड लाइन की ये इसके डायमीटर को, इस सर्किल के डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पूछा गया है फाइंड एंगल AFB ये एंगल कितना होगा। बच्चों इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये क्वेश्चन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इतना आसान है क्वेश्चन। देखो कैसे, देखना ध्यान से। इन दो पॉइंट्स की हम बात करते हैं A और B। इन दो पॉइंट से यहाँ पर देखो ऐसे चले तो यहाँ पर इन दो पॉइंट से ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर 64 डिग्री। इन दो पॉइंट से ध्यान दो, हमारी उंगलियों की तरफ देखो, या इन पॉइंट से ये एंगल बन रहा है 64 डिग्री और इन्हीं दो पॉइंट से तो ये भी एंगल बन रहा है। और पीछे हमने ये पॉइंट बताया था कि किसी भी सर्किल सेक्टर में सेम पॉइंट से बनने वाले एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर इन दोनों पॉइंट से ये एंगल 64 बन रहा है तो इन्हीं दोनों पॉइंट से ये एंगल भी तो बन रहा है। तो इट मींस अगर ये 64 है तो डेफिनेटली ये एंगल भी क्या होगा 64 डिग्री होगा। मींस एंगल AFB की वैल्यू क्या होगी 64 डिग्री। जबकि ये जो सारी चीज़ें दी हैं इनका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए दिया है। और वैसे भी हमें उस चीज़ से मतलब क्या है जिसका कोई यूज हमारे लिए नहीं है। वो जैसे दी है दी रहने दो, उसका कोई मतलब नहीं। हमें मतलब उन चीज़ों से होता है जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना होता है, जो हमारे काम के डेटा होते हैं हमें उस पर कंसंट्रेशन रखनी होती है, उन डेटा पर ध्यान रखना होता है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। फिर से एक बार समझ लो, अगर इन दो पॉइंट से यहाँ पर इसकी सरकमफेरेंस पर 64 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इन्हीं दो पॉइंट से सरकमफेरेंस पर ये एंगल भी तो बन रहा है। तो अगर पॉइंट सेम है तो डेफिनेटली एंगल विल ऑल्सो बी सेम। इट मीन्स अगर ये 64 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 64 डिग्री होगा। और ये सब कुछ आपका किसी मतलब का नहीं था, कोई मतलब नहीं। वैसे यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन में भी इसका कहीं कोई रूल नहीं था, ये एंगल ऐसे दे दिया गया था, वो एंगल कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन क्या हमें उसका वहाँ से कोई लिंक बन रहा है, कोई मतलब बन रहा है, कोई मतलब नहीं बन रहा है। वो तो ऐसे दे दिया गया कि ये एंगल इतना है, होगा। अगर एंगल है तो कुछ ना कुछ उसका मेजरमेंट भी होगा। तो बच्चों देखा आपने, जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था कि देखने पर ये क्वेश्चन इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन रियल में देखो कितनी कम वर्किंग है। यहाँ पर आप देखो सिर्फ इतनी वर्किंग तो है, बस इतना यहाँ पर 1 सेकंड में यहाँ किया, इतना कर लिया, तुरंत आंसर आ गया, इतना यहाँ पर किया और तुरंत आंसर आ गया। तो देखने में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बस कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं और सबसे कम वर्किंग में इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर पाते हैं, सॉल्व। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, कहीं कोई इश्यू नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से हम एक बार कहते हैं कि सर SSC CGL मेंस की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री एक ऐसा पोर्शन है कि कई बार 15, 17, 18 क्वेश्चंस भी आपको इस सेक्शन से मिलते हैं। तो 15, 17, 18 क्वेश्चंस मिलने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। अगर उन 15, 18 क्वेश्चन में आपने ज्योमेट्री भर भी सही कर ली तो आपका काम हो जाता है। इसलिए इस सेक्शन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है और बहुत ही आसान सेक्शन है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत आपके फेवर में जाने वाला ये सेक्शन होता है। सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या, कि वर्किंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, टू द पॉइंट चीज़ें होती हैं। अगर आपको थ्योरम्स, आपको वो पॉइंट्स क्लियर हैं तो कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर शो किया गया, लेकिन जब वर्किंग के नाम पर हम देख रहे हैं तो वर्किंग बिल्कुल सेकंडों वाली है। देखते ही क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब हमें वो पॉइंट्स या वो थ्योरम्स क्लियर होंगे। तो जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं बच्चों, उन पॉइंट्स को जरूर आपको रिकॉल करना है। उन पॉइंट्स पे 1 या 2 बार आप अगर थोड़ा सा सीरियसली उन पर नज़र डाल लेंगे तो यकीन मानिए वो पॉइंट्स कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर हर पॉइंट को, हर थ्योरम को फिगर बनाकर, उसका डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन किया। इसके बाद उसका जो स्टेटमेंट है
उसका हर थ्योरम का स्टेटमेंट भी बाकायदा आपको डिस्क्राइब करके हमने बताया कि कैसे क्या मतलब है, कैसे फिगर जब बना रहे थे तो बता रहे थे इसका मतलब ये है, इसका रिजल्ट ये है। तो वो चीज़ें आप एक बार ज़रूर देख लो, और एक बार अगर देख लेंगे तो कहीं कोई इश्यू नहीं होगा। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।